हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 फिनिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन, अटैक ऑन मोस्ट मेटल्स। कोरोजन का जो अटैक होता है वो ज्यादातर मेटल्स पर होता है, नॉन मेटल्स पर नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है, नॉन मेटल्स पे कोरोजन नहीं होता, कोरोजन होता है मेटल्स पे। पर सभी मेटल्स का कोरोजन नहीं होता, ये भी ध्यान देना है। ज्यादातर मेटल्स का कोरोजन होता है, इसलिए का कोरोजन अटैक्स ऑन मोस्ट ऑफ मेटल्स। ज्यादातर मेटल्स पर ही कोरोजन का अटैक होता है। देन कॉजेस, आखिर कारण क्या है कोरोजन के? कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विद मॉइस्चर, एसिड, सर्टेन केमिकल्स एटसेट्रा। जब मेटल किसी एसिड या कुछ केमिकल्स होते हैं उनके टच में आता है, या फिर मॉइस्चर के टच में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, या वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसका कोरोजन हो जाता है। जो कोई भी मेटल या मेटालिक पार्ट, मेटल से बना हुआ कोई भी चीज अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, या कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं उनके टच में आएगा, तो उसका कोरोजन होगा। यानी कि उस मेटल या मेटालिक पार्ट या मेटल से बने हुए सब्सटेंस पर कोरोजन का अटैक होगा। तो अब आपने जाना कि कोरोजन का अटैक किस पर होता है और कोरोजन अटैक का कारण क्या है। पर अभी तक दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि बेचारा ये कोरोजन क्या है, व्हाट इज कोरोजन। आइए समझते हैं व्हाट इज कोरोजन। डेफिनेशन: when a metal comes in contact with moisture or acid or certain chemicals or water, its outer surface gets oxidized and forms a layer of metal oxide which has no longer bonding with the inner layers of the metal. This process of eating up of metal is called as corrosion. नहीं समझ में आई बात? हम आपको समझाते हैं। जब भी कोई एक मेटल या मेटालिक पार्ट या मेटल का बना हुआ चीज जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, या कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है कि वो जो मेटल या वो जो मेटालिक पार्ट, वो जो मेटल से बना हुआ चीज जो वाटर या रेन या मॉइस्चर या फिर सर्टेन केमिकल्स या किसी एसिड के कांटेक्ट में आया है, उस मेटल या उस मेटालिक पार्ट या उस मेटल से बने हुए सामान का जो आउटर लेयर होता है, जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर लेता है। मेटल ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर लेता है। अगर ये आयरन है, आयरन का बना हुआ कोई चीज है, तो इसका आउटर सरफेस क्या करेगा? जैसे मॉइस्चर के टच में आएगा, जैसे ही किसी एसिड के टच में आएगा, जैसे ही सर्टेन केमिकल्स के टच में आएगा, जैसे ही रेन के टच में आएगा, फॉग के टच में आएगा, ड्यू के टच में आएगा, या वाटर के टच में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं से इसको मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर का अर्थ होता है नमी, है ना। तो जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी मिला हो, और साथ में एटमॉस्फेरिक एयर भी मिलेगा, जिस एटमॉस्फेरिक एयर में
ऑक्सीजन ऑलरेडी 21% है, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस एजेंट के अंदर ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों है। ऐसे सिचुएशन में चूंकि ये मेटल जो होता है ऑक्सीजन के लिए हाईली रिएक्टिव होता है, जनरली मेटल्स ऑक्सीजन के लिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तब क्या होता है कि इस मेटालिक पार्ट या मेटालिक ऑब्जेक्ट का जो आउटर सरफेस है, सबसे बाहरी जो सरफेस है, जो सबसे बाहरी परत है, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो ऑक्सीजन उसके साथ या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है मेटल ऑक्साइड का लेयर। अगर ये आयरन है तो आयरन ऑक्साइड का लेयर बनाएगा, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड का लेयर बनाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। इस तरह से जो भी मेटल है उस मेटल का यह एक लेयर फॉर्म कर लेगा, और जैसे वो लेयर का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, इससे मेटालिक ऑब्जेक्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बॉन्डिंग, उसके अंदर के जो लेयर्स हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि अब ये आउटर मोस्ट जो लेयर है वो अपने इनर लेयर्स के साथ बॉन्डेड नहीं रहेगा। जब बॉन्डेड नहीं रहेगा, उसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर में जो लेयर बना है वो लेयर कभी भी इस मेटालिक ऑब्जेक्ट से हट सकता है, अलग हो सकता है, गिर सकता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इस मेटल का एक लेयर खत्म, ये मेटल पहले की तुलना में पतला हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन साथ साथ फिर एक नया लेयर इस मेटालिक ऑब्जेक्ट का फिर से उसी एटमॉस्फेयर के टच में आ गया। एक बार फिर से अब जो आउटर मोस्ट लेयर बना है इस मेटालिक ऑब्जेक्ट का वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वो जो अब मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करेगा फिर वो अपने वाले इनर लेयर्स के साथ बॉन्डेड नहीं होगा, फिर वो लेयर भी धीरे धीरे झड़ जाएगा, हट जाएगा, गिर जाएगा। पहले की तुलना में अब ये मेटालिक ऑब्जेक्ट और पतला हो जाएगा और वीक हो जाएगा, फिर एक नया इसका सरफेस जो है, जो कभी इनर सरफेस हुआ करता था, वो अब आउटर मोस्ट लेयर बनकर, आउटर मोस्ट सरफेस बन करके एक बार फिर से उसी एटमॉस्फेयर के टच में आ जाएगा, और इस तरीके से उसके साथ भी यही प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इस तरह से जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है, यानी कि एक तरीके से हम कहें कि मेटल का ईटिंग अप हो रहा है, मेटल किसी के द्वारा खाया जा रहा है, मेटल खत्म होता चला जा रहा है, इसी मेटल ईटिंग अप प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ये जो एंटायर प्रोसेस है अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है कोरोजन। अब आपने गौर किया होगा कहीं कोई मेटालिक पार्ट बना हुआ है, मेटल का चीज बना हुआ है, वो आउटर एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर रेन वाटर पड़ता है, उसके ऊपर कहीं और से भी वाटर पड़ता है, उसके ऊपर फॉग पड़ता है, उसके ऊपर ड्यू पड़ता है, उसकी बूंदें पड़ती हैं, कई बार उसके ऊपर एसिड के छिड़काव हो जाते हैं, कई तरह के केमिकल्स के टच में आ जाता है, और धीरे धीरे उसका जो आउटर सरफेस है वो इसी तरह से कोरोड हो जाता है। हवा चलती, हवा का झोंका लगता है, आउटर जो सरफेस है वो तो इनर लेयर के टच में रहा नहीं, उसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो चुकी है, वो हवा के झोंके से झड़ जाता है, गिर जाता है, मेटल वीक हो गया, पहले से पतला हो गया। या जोर की बारिश हुई, उस रेड वाटर के साथ वो फ्लप हो जाता है आउटर मोस्ट लेयर, वो मेटल पतला हो जाता है। या खेल खेल में बच्चे या किसी से टैपिंग हो जाती है, टैपिंग होते ही वो आउटर मोस्ट लेयर झड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के कोई खंबे है, कोई चीज है, हम उसको ऐसे सपोर्ट लेकर के खड़े हो जाते हैं,
और सपोर्ट लेकर के खड़े होने के बाद जब थोड़ी देर में हटते हैं, देखते हैं कि हाथ में कुछ लग गया है, और हम भी उसको झाड़ करके अपना हाथ साफ कर लेते हैं। कई बार कोई जो जानवर है या कोई और कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी है, जब उधर से गुजरता है, रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, वो लेयर झड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से वो कोरोडेड लेयर झड़ जाता है, और एक बार फिर से न्यू मेटालिक लेयर जो कभी इनर लेयर था वो आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है, और उसके साथ भी वही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रिपीट होती है, और इस तरीके से मेटल ईटअप होता है। इस तरीके से मेटल कीटिंग अप की इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो वही यहां पर लिखा है कि when a metal comes in contact with moisture or acid or certain chemicals or water, its outer surface gets oxidized and forms a layer of metal oxide which has no longer bonding with the inner layers of the metal. This process of eating up of metals is called as corrosion. इसके एग्जाम्पल्स रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, लोहे के ऊपर आपने रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखी होगी। टाइपिंग के दौरान या हाथ रखने के बाद आपके हाथ में रेडिश ब्राउन कलर का कोई पाउडर जैसा चीज लग गया होगा। आपके हाथ से टाइपिंग होते हैं, उसमें से कुछ इस तरह की चीज झड़ के नीचे गिर गई होगी, फूंक मारते हैं झड़ के गिर गई होगी, किसी चीज के रगड़ होते ही, किसी चीज से रगड़ होते ही वो रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग वो झड़ गई होगी। तो वो एग्जाम्पल है इसी आयरन कोरोजन का, यानी कि आयरन का कोरोजन हो गया है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर जो आपको ब्लैक कलर की कोटिंग दिखती है, चांदी के बने हुए जो गहने हैं, सिल्वर ज्वेलरीज हैं, वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद ब्लैकिश हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, लोग कहते हैं काला हो गया है। उसको सुनार के पास, ज्वेलर के पास लोग ले जाते हैं क्लीनिंग करवाने के लिए। हालांकि क्लीनिंग के दौरान क्या होता है, किस तरह से वहाँ पर आपके सिल्वर की चोरी होती है, उसकी चर्चा हम लोग आने वाले पार्ट में करेंगे, है ना। लेकिन वो ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड का लेयर बना दिया, वही सिल्वर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है, और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन है। क्योंकि आयरन पार्ट है तो उसका आउटरमोस्ट लेयर कोरोड हुआ है, यानी आउटरमोस्ट लेयर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो वो जो लेयर बना है वो आयरन ऑक्साइड का है, आयरन ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन हो गया। और चूंकि ये सिल्वर का बना हुआ सामान था तो सिल्वर ही रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, तो सिल्वर ऑक्साइड की परत चढ़ी होगी, और वही आपको काली दिख रही है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का कलर ब्लैक हो गया। उसी तरह ग्रीन कोटिंग आपने कॉपर पे देखा होगा, कॉपर पार्ट्स पे देखा होगा, कॉपर के वायर्स पर आपने देखा होगा, है ना। तो कॉपर के वायर्स पे या कॉपर के बने बने सामान पे जो आपने ग्रीन कलर की कोटिंग देखी है वो दरअसल कॉपर ऑक्साइड की परत है, यानी कि कॉपर के कोरोजन की वजह से कॉपर ऑक्साइड की परत बनी है, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर ग्रीन है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए आयरन का कोरोजन, सिल्वर का कोरोजन और कॉपर का कोरोजन। आयरन के कोरोजन से उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बनी जो कि आयरन ऑक्साइड है। सिल्वर के कोरोजन की वजह से सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग बनी जो कि सिल्वर ऑक्साइड है, और कॉपर के कोरोजन की वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बनी जो कि कॉपर ऑक्साइड है। इसी तरह और भी सारे मेटल्स का कोरोजन होता है, और उनके ऊपर उन मेटल्स के ऑक्साइड्स का डिपोजिशन होता है, और हर मेटल ऑक्साइड का एक जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। देन है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया रस्टिंग, है ना। कोरोजन ऑफ आयरन को एक दूसरा नाम दे दिया गया रस्टिंग, एंड रस्टिंग इज नथिंग बट द कोरोजन ऑफ iron. What is rust? Iron oxide formed due to corrosion of iron is called as rust. आयरन के कोरोजन की वजह से उसके ऊपर जो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, आयरन ऑक्साइड का जो लेयर बना है जिसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का है,
उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग। नेक्स्ट है डैमेजेस। इस कोरोजन की वजह से कितना कुछ डैमेज हो रहा है। व्हीकल बॉडीज कोरोडो करके डैमेज हो जाती है, गाड़ियों की बॉडीज। ब्रिजेस, पुल, उसमें बहुत तरह के मेटल्स का यूज होता है, खासकर आयरन का यूज होता है। कोरोजन की वजह से ब्रिजेस डैमेज होते हैं। आयरन रेलिंग्स, घरों में या ब्रिजेस पर भी आयरन की रेलिंग्स लगी होती है, कई जगह आयरन की रेलिंग्स लगी होती है, वो उसका कोरोजन होता है। शिप में आयरन का यूज बहुत अधिक होता है और ऑन मेटल्स का भी यूज होता है जिनका कोरोजन इजीली होता है। और शिप तो आपको चलता ही सी वाटर में है ना, ओशियन वाटर में, तो वहां पर उसके कोरोजन का चांसेस ज्यादा होता है, कोरोजन होता है और उसकी वजह से डैमेजेज होते हैं। रॉड्स, मकान बनाते हैं, कई तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें लोहे का सरिया इस्तेमाल होता है, आयरन रॉड्स इस्तेमाल होते हैं, उनका कोरोजन होता है। नेल्स, कांटियां, कील जो ठोकते हैं ना, वो आयरन के बने होते हैं, उनका कोरोजन होता है। और ऐसे बहुत सारे मशीनरीज हैं, मशीन पार्ट्स हैं, हमारे डेली यूज में आने वाली चीजें हैं जो मेटल्स की बनी हुई है, ऐसे मेटल्स के जिनका इजीली कोरोजन होता है। और उन मेटल्स में भी सबसे ज्यादा यूज हमारे डेली लाइफ में आयरन का होता है, और आयरन सबसे ज्यादा कोरोड होने का चांस रखता है, उसका सबसे अधिक कोरोजन होता है, उसकी सबसे अधिक रस्टिंग होती है। और इसकी वजह से वो जो हमारे मेटल पार्ट्स हैं, मेटल आइटम्स हैं, मेटालिक जो थिंग्स हैं, हमारी जो मशीनरीज हैं, यानी जो भी थिंग्स हैं, वो डैमेज होती हैं, हमें उनको रिप्लेस करना पड़ता है, उनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, उसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होता है। बहुत बड़ा डैमेज हमको इस कोरोजन की वजह से होता है। यही कारण है कि हम कोरोजन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, और ये चिंता ही है कि यहाँ पर 10th क्लास के चैप्टर 1 के लास्ट में आपको कोरोजन पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज कोरोजन पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत क्या थी? कोरोजन क्या है, कोरोजन क्यों होता है, कोरोजन कैसे होता है, और कोरोजन से कितना कुछ नुकसान है, वो सब हम लोग सीख रहे हैं। अगर ये नुकसानदेह है तो सीखने और सिखाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हम इस कोरोजन को दूर करना सीखें। कैसे इस कोरोजन से हम बच सकते हैं ताकि हमारा जो उससे डैमेज हो रहा है, और डैमेज के रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो हमारा हेवी अमाउंट में टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो रहा है, वो हमारा वेस्टेज ना हो, इसलिए हमको कोरोजन प्रिवेंशन सीखना पड़ेगा। कोरोजन से कैसे बचाएं हम अपने मशीन्स को, हम अपने बिल्डिंग्स को, डैम्स को, व्हीकल्स को, या जो भी हमारे मेटालिक पार्ट्स हैं या मेटालिक थिंग्स हैं जो हमारे डेली यूज में आती हैं, उनको हम कोरोड होने से कैसे बचाएं। प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हमने देखा कि कोरोजन का प्रोसेस क्या है, क्यों लगता है कोरोजन, कोरोजन का कॉज हमने देखा। जब भी वो मेटल, वाटर, मॉइस्चर, रेन, एसिड या सर्टेन केमिकल के टच में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, कोरोजन का प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि कोरोजन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई जो चीज है जो मेटल के साथ कांटेक्ट करके मेटल को कोरोड करता है, वो है मॉइस्ट एयर, वो है केमिकल्स, वो है एसिड्स, वो है रेन वाटर, वो है फॉग, वो है ड्यू या अदर काइंड्स ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी तरह से इस मेटल को, इस मेटालिक पार्ट को, इस मेटालिक थिंग को, इस मेटालिक ऑब्जेक्ट को, मेटल से बने हुए अपने मशीनरीज को, अपने व्हीकल्स को इनके टच में आने से बचा ले, यानी कि मॉइस्ट एयर के टच में आने से बचा ले, मॉइस्चर के टच में कांटेक्ट में आने से बचा ले, रेन वाटर के कांटेक्ट में आने से बचा ले, फॉग के कांटेक्ट में आने से बचा ले, ड्यू के कांटेक्ट में आने से बचा ले, केमिकल्स के टच में कांटेक्ट में आने से बचा ले, एसिड्स के कांटेक्ट में आने से बचा ले, तब इसका कोरोजन नहीं होगा।
और जब इसका कोरोजन नहीं होगा तो इससे होने वाले जो डैमेजेस हो रहे तो डैमेजेस नहीं होंगे, वो डैमेजेस नहीं होंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट में जो टाइम एनर्जी मनी वेस्ट हो रहा था इसके पीछे, और हमेशा हमको चिंता बनी रहती, हमेशा एक डर लगता था कहीं ये पुल टूट ना जाए, कहीं ये डैम टूट ना जाए, कहीं ये छत टूट ना जाए, कहीं ये पार्ट्स टूट ना जाए, कमजोर ना हो जाए। वो सारी चिंता, वो सारे डर हमारे खत्म हो जाएंगे बस अगर उसके कॉन्टैक्ट को बचा ले। कैसे बचा सकते हैं? बचाने का एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि इस मेटल या मेटालिक ऑब्जेक्ट या मेटालिक थिंग और वो जो एटमॉस्फेयर है जो इसको कोरूड कर रहा है, मॉइस्ट एयर, रेन वाटर, ड्यू, फॉग, वाटर, सर्टेन केमिकल्स, एसिड्स, उनके और इस मेटालिक ऑब्जेक्ट मेटालिक थिंग इस मेटल के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दें जो दोनों को कभी भी टच में नहीं आने दें। यानी कि एक तरफ ये हमारा मेटालिक थिंग हो, एक तरफ हमारा ये मेटल हो, यानी कि मेटल का बना हुआ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेटालिक थिंग है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, वो हो, चाहे ये मशीनरीज है, चाहे वो कोई पार्ट है या एनीथिंग है वो, और दूसरी तरफ ये हो, ये मॉइस्ट एयर हो सकता है, ये कोई एसिड हो सकता है, ये कोई केमिकल हो सकता है जो कोरोजन प्रोन हो, या फिर ये किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, चाहे रेन वाटर हो या फिर कोई फॉग हो, ड्यू हो, एनीथिंग हो, वो है। दूसरी तरफ ये है और एक तरफ हमारा मेटल या मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, मेटालिक थिंग है। बस इन दोनों के बीच में हमको एक ऐसी दीवार खड़ी कर देनी है जो दीवार इन दोनों को आपस में टच में, कांटेक्ट में आने ही नहीं दे। ना ये कांटेक्ट में आएंगे, ना कोरोजन होगा, ना इतने सारे डैमेजेस होंगे, और ना ही हमारा इतना ज्यादा टाइम एनर्जी और मनी वेस्ट होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये बात तो समझ में आ गई कि कोरोजन से बचाने के लिए जो कोरोजन पैदा करता है उसके और अपने मेटालिक थिंग के बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। वो दीवार कौन सी हो सकती है? वो दीवार हो सकती है आयलिंग। यानी कि अगर इस मेटालिक थिंग के ऊपर हम आयल लगा दें तो इस मेटालिक थिंग और उस मॉइस्ट एयर के बीच में या जो भी कोरोडिंग एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं या मॉइस्चर है, जो भी है, उसके बीच में आयल की एक लेयर आ जाएगी, परत आ जाएगी, और वो आयल की जो लेयर है इन दोनों को आपस में ना कांटेक्ट में आने देगी, ना कोरोजन होगा, तो हम आयलिंग कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम अपने बहुत सारे मशीन पार्ट्स की आयलिंग करते हैं। आपने भी किया होगा या कहीं किसी को अपने मशीन पार्ट्स को आयलिंग करते हुए आपने जरूर देखा होगा। देन है ग्रीसिंग। ये भी वो दीवार हो सकती है, यानी कि मेटालिक थिंग के ऊपर ग्रीस लगा देना, है ना, ग्रीस लगा देना। जैसे कि आपने देखा होगा बॉल बेयरिंग में ग्रीस लगाते हुए, ग्रीस लगा देते हैं, है ना। जो मशीन पार्ट्स हैं जैसे कि पिस्टन वगैरह है उसमें आयलिंग कर देते हैं। मोबिल डालते हैं ना, मोबिल, वो मोबिल प्रिवेंट करता है कोरोजन से, वो एक तरीके से आयलिंग होगी। आप अपने साइकिल के चेन या साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स को आप आयलिंग करते होंगे, उसमें तेल डालते होंगे, इस तरह का तेल आता है, आप डालते होंगे, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन में आप डालते होंगे। हालांकि उसका और भी यूज होता है, आपके दिमाग में शायद कोरोजन नहीं होगा, आपके दिमाग में होगा कम, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं ताकि ये मशीन पार्ट स्मूथली रन करे। हाँ, वह भी एक टारगेट जरूर है, बट वहां पर एक टारगेट यह भी है कोरोजन को प्रिवेंट करना। तो आयलिंग कर देने से कोरोजन नहीं होता, ग्रीसिंग कर देने से वो ग्रीस ही वो दीवार बन जाती है, ये वाली दीवार जो इन दोनों को टच में आने नहीं देती। मेटल्स और कोरोजन पैदा करने वाले एजेंट्स, मॉइस्चर, एसिड्स
केमिकल्स, वाटर, इनके टच मारने नहीं देते और हमारे मेटालिक थिंग का कोरोजन नहीं होता है। उसी तरह एक और दीवार हम खड़ी कर सकते हैं पेंट की, पेंटिंग। इसीलिए जब आप मेटालिक पार्ट्स लाते होंगे खरीद करके तो उसके ऊपर आप पेंटिंग करवाते होंगे, या फिर जहाँ रेडीमेड सामान खरीदेंगे वो आपको ऑलरेडी पेंट करके ही बेचते होंगे। तो मेटालिक पार्ट के ऊपर जो पेंट है वो एक लेयर है जो उस मेटालिक थिंग और ये जो ओपन एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर कोरोजन पैदा कर सकता है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होने से रोकता है, तभी कोरोजन नहीं होता। देन है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ओवर अ मेटालिक पार्ट। एक मेटालिक पार्ट के ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ाने को कहते हैं एनोडाइजिंग। यानी कि वो जो एल्युमिनियम है अब उस मेटालिक थिंग और उस एटमॉस्फेयर जो कोरोजन पैदा कर सकता है उसके बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है और दोनों को टच मारने नहीं देता, कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर अ मेटालिक पार्ट। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम लोग एक मेटालिक पार्ट के ऊपर, मेटालिक थिंग के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। यानी कि जहां कभी फैक्ट्री में होता है वहां पर एक बड़ा सा कोई वेसल होता है, उस वेसल में जिंक ले लेते हैं, जिंक को मेल्ट करते हैं और जिंक जब बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाता है तब उसमें उस मेटालिक पार्ट को डाल करके निकाल लिया जाता है और ड्राई अप होने के बाद वो मेटालिक पार्ट बिल्कुल शाइन करने लगता है, यानी कि उस मेटालिक पार्ट के ऊपर जिंक की परत चढ़ गई है। ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाता है और वो जिंक की परत उस मेटालिक पार्ट और उस एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर इस मेटालिक पार्ट को कोड कर सकता था, उसके बीच में दीवार बन जाती है और फिर ना तो मेटालिक पार्ट और कोरोडिंग एनवायरनमेंट के बीच में टच होता है, कांटेक्ट होता है, और ना ही इसका कोरोजन होता है। गैल्वेनाइजेशन आपने देखा होगा, जो आपकी बाइसाइकिल है, साइकिल है, उसका जो रिम होता है उसका गैल्वेनाइजेशन होता है, उसमें जो स्पोक्स लगे होते हैं उसका गैल्वेनाइजेशन होता है, जो उसमें चमक रही सफेद सफेद आपकी जो घंटी होती है जिसको टन टन आप बजाते हैं वो गैल्वेनाइज्ड पार्ट होता है, उसका बिल्कुल शाइन करता हुआ चमकता हुआ जो पैडल है वो गैल्वेनाइज्ड होता है। उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो गैल्वेनाइज्ड होते हैं आपके बाइसाइकिल में, आपके बाइक में और भी बहुत सारे व्हीकल्स में। ये गैल्वेनाइजेशन हो गया। देन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि कोरोजन प्रोन जो मेटल्स हैं, जिन मेटल्स पे इजीली कोरोजन चढ़ता है, उन मेटल्स के ऊपर नॉन कोरोजिव मेटल्स की परत चढ़ा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर ठेठ भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अर्थ है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, कोरोजन प्रोन मेटल्स के बने हुए थिंग्स पे, या कोरोजन प्रोन मेटल्स का अर्थ है वो मेटल्स जिनका इजीली कोरोजन हो जाता है ना, जिन पे कोरोजन का खतरा बहुत अधिक होता है। कोरोजन प्रोन जो मेटल्स हैं उनसे बने हुए थिंग्स के ऊपर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनका कोरोजन नहीं होता है। वैसे नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स की परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि गोल्ड है, वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसका बिल्कुल भी कोरोजन नहीं होता, उसकी परत चढ़ा देंगे, क्या कहलाएगा, गोल्ड प्लेटिंग। इसी तरह सिल्वर का भी कोरोजन होता है लेकिन बहुत 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 कम होता है, उसका कोरोजन होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, है ना। इसलिए इसके ऊपर सिल्वर की भी कोटिंग चढ़ा सकते हैं तो वो हो जाएगा सिल्वर प्लेटिंग। क्रोमियम की प्लेटिंग हम लेयर चढ़ाते हैं इसके ऊपर, क्रोम प्लेटिंग कहते हैं।
निकल की लेयर चढ़ाते हैं तो निकल प्लेटिंग कहते हैं। इस तरह से गोल्ड प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग, इस तरह की प्लेटिंग की जाती है। यानी कि कोई भी नॉन कोरोसिव मेटल की एक परत इस कोरोजन प्रोन मेटल के ऊपर चढ़ाना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो वो जो नॉन कोरोसिव मेटल की जो लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, वो नॉन कोरोसिव मेटल की लेयर ही दीवार बन करके खड़ी हो जाती है और इस कोरोजन प्रोन मेटल को इस कोरोजन करने वाले इन्वायरमेंट के टच में, कांटेक्ट में नहीं आने देती है। यानी कि मॉइस्चर है या एसिड है या सडन केमिकल्स है या वाटर है, जो भी है उसके टच में ये वाली दीवार यानी कि मेटल की जो नॉन कोरोसिव मेटल की जो परत है वो दीवार बन जाती है, दोनों को कांटेक्ट में नहीं आने देती और कोरोजन नहीं होता है। इसी तरह से एक प्रिवेंटिव मेजर है एलवाइन, यानी कि कोरोजन प्रोन मेटल में नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स को मिक्सअप कर दिया जाता है, थोरोली उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर दिया जाता है। क्या तैयार कर दिया जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो कोरोजन प्रोन मेटल्स और नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स या नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं एलवाइन, और उस प्रोसेस को कहते हैं एलवाइन, और इससे भी कोरोजन से बचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेनलेस स्टील का आपने नाम सुना होगा। स्टेनलेस स्टील नाम ही है, स्टेनलेस यानी कि जिसमें स्टेन नहीं लगता, जिसमें कोरोजन नहीं लगता, जिसमें जंग नहीं लगता, वो वाला स्टील, स्टेनलेस स्टील। इस स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए क्या किया जाता है? वही एलवाइन की जाती है। आयरन में कार्बन मिक्स करने से स्टील हो जाता है। एलवाई ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज स्टील। जैसे ही आयरन और कार्बन दोनों को मिक्स करके एक थोरो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर दिया जाता है, एलवाई तैयार कर देता है, उसी एलवाई को हम कहते हैं स्टील। पर वो जो स्टील बना यानी कि आयरन प्लस कार्बन इज इक्वल टू स्टील, यह स्टील है लेकिन इस पे कोरोजन लग सकता है। ये कोरोजन रेसिस्टेंट नहीं है, यह स्टेनलेस स्टील नहीं है, यह सिर्फ स्टील है। अब इसको स्टेनलेस बनाने के लिए इसमें निकेल, क्या लेते हैं? निकेल एंड क्रोमियम, निकेल एंड क्रोमियम मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? निकेल एंड क्रोमियम। निकेल एनाइड, क्रोमियम है ना, क्रोमियम पढ़ा रहा है, और निकेल NiCl निकेल, ये निकेल और क्रोमियम उसमें मिक्स किया जाता है। यानी कि अब निकेल और क्रोमियम के साथ ये जो स्टील है इसका होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया जाता है, तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्टेनलेस स्टील क्या क्या हो गया? आयरन प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम इज इक्वल टू स्टेनलेस स्टील। अब ये निकेल क्रोमियम मिला देने से वो स्टील स्टेनलेस हो गया, उसमें जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, और वो ज्यादा टिकाऊ होगा, ज्यादा मजबूत भी होगा। उसको और अधिक स्ट्रेंथ देने के लिए, और अधिक ताकत देने के लिए, उसके टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस स्टील में एक और चीज ऐड की जाती है, वो है टंगस्टन। वो है टंगस्टन। तो जिस स्टील में आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम और टंगस्टन मिला है वह भी स्टेनलेस स्टील ही कहलाता है, और वो वाला स्टेनलेस स्टील
कोरोजन रेसिस्टेंट तो होता ही है, कोरोजन नहीं लगता, साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रखता है, बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर मैग्नेटिक स्टील बनानी है तो टंगस्टन की जगह उसमें कोबाल्ट मिक्स किया जाता है। और अगर आपको मैग्नेटिक स्टील चाहिए तो क्या करते हैं, कोबाल्ट मिक्स किया, और हाई स्पीड स्टील चाहिए तो उसमें टंगस्टन की जगह मॉलिब्डेनम मिक्स किया जाता है, मॉलिब्डेनम, इसको मिक्स किया जाता है। यानी कि हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किया जाता है। और मैग्नेटिक स्टील बनाने के लिए आयरन, कार्बन, निकेल और कोबाल्ट का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किया जाता है, यानी कि उसका एलॉय तैयार किया जाता है। और बहुत ज्यादा मजबूत स्टेनलेस स्टील बनानी है, जैसे कि रेल जिसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, या फिर ट्रेन के जो पहिए हैं, या उसके और सारे जो पार्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके लिए आयरन, कार्बन, निकेल और क्रोमियम में टंगस्टन मिक्स करना पड़ता है। जहां आपको इतने ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील सिर्फ आयरन, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का ही होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि एलॉइंग करके भी हम कोरोजन रेसिस्टेंट थिंग्स बना सकते हैं। इसी तरह से कॉपर जो है वो भी कोरोजन प्रोन मेटल है। ये आपने देखा कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग लग जाती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि कॉपर का कोरोजन हो गया। तो कॉपर को भी कोरोजन से बचाने के लिए उसकी भी एलॉइंग होती है। ब्रॉन्ज और ब्रास ये दो ऐसे एलॉयज हैं जो कॉपर से तैयार किए जाते हैं, और वो कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं बहुत हद तक। तो यहां पर हमने सीखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे कैसे हम लोग अपने मेटालिक पार्ट्स को, मेटालिक थिंग्स को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन से मुलाकात हमारी और आपकी आगे एक बार और होगी चैप्टर 3 में, लेकिन अब वहां पर हम लोग कोरोजन नहीं पढ़ेंगे, उस टॉपिक को लेफ्ट करेंगे, क्योंकि उस वाले हिस्से को भी यहां पर हमने थोरोली कवर कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रैंसिडिटी की। बेचारी रैंसिडिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड आइटम्स इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जो भी फैटी और ऑयली हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम ऑयल में, तेल में तल कर बनाते हैं, तेल में छान कर बनाते हैं, तेल में भून कर बनाते हैं, है ना। तेल में ही तल करके, भून करके, यानी कि फ्राई करके, तेल में ही छान करके उसको बनाया जाता है, या घी में बनाया जाता है, या क्या कहते हैं उसको, डालडा है उसमें बनाया जाता है। तो वो फूड आइटम क्या हो गया, फैटी या फिर ऑयली फूड आइटम। जब ये फैटी और ऑयली फूड आइटम को थोड़े लंबे समय के लिए ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि हमने उसको फ्रिज में रखा है, आप समझते हैं कि हमने उसको अपने कंटेनर में बंद करके रखा है, आप तो कहते हैं कि नहीं हमने उसको अपने बर्तन में ढक के रखा है, ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा है। लेकिन आप इस तरह से कितना भी उसको कवर अप करके रखते अपने बर्तन में, अपने फ्रिज में, या फिर किसी कंटेनर में, तो जहां कहीं भी रखते हैं वहां पर तो एयर अवेलेबल होता ही है ना। क्या आप उस कंटेनर को एयरलेस बना सकते हैं, अपने फ्रिज को एयरलेस बना सकते हैं, अपने उस बर्तन को एयरलेस बना सकते हैं जहां एयर ही ना हो? नहीं एयर बना सकते, वहां एयर प्रेजेंट रहता है, और जहां एयर रहेगा उस एयर में जितना भी एयर का क्वांटिटी रहेगा उस पूरे क्वांटिटी का 21% ऑक्सीजन तो वहां अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, और वही वाला एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उस ऑयली और फैटी फूड आइटम के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि उस ऑयली या फैटी फूड का
ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन होने के इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो व्हाट इज रैंसिडिटी? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड आइटम्स इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब एक इस रैंसिडिटी के कॉजेस क्या है? अभी डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से कि कॉजेस क्या है। लिविंग फैटी और ऑयली फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ओपन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ओपन एटमॉस्फेयर का अर्थ नहीं है कि बिल्कुल ही आपने ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है, तभी आप कहेंगे कि आपने उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ रखा है। अगर आपको किसी कंटेनर में आपने उसको रखा है, फिर भी उसको हम ओपन एटमॉस्फेयर भी कहेंगे। अगर आपने उसको अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखा, तभी हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में ही कहेंगे। अगर आपने उसको किसी बर्तन में ढक कर रखा है, बर्तन में रखकर फिर दूसरे बर्तन से ढक कर रखा है, तभी हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर ही कहेंगे, क्योंकि आपने जहां कहीं भी रखा है, चाहे आपने उसको रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रखा है, या कंटेनर में रखा है, या किसी बर्तन में रख के किसी दूसरे बर्तन से ढक रखा है, बट उस फूड आइटम के पास कुछ ना कुछ एयर अवेलेबल है, और उस एयर में ऑक्सीजन है, और उसी ऑक्सीजन के साथ उस फैटी या ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए हम उस कंडीशन को ओपन एटमॉस्फेयर ही कहते हैं। तो लिविंग फैटी और ऑयली फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में ऑयली या फैटी फूड को जब हम छोड़ देते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसकी रैंसिडिटी हो जाती है, फूड हमारा रैंसिड हो जाता है। अब ये है कि फिर इफेक्ट क्या होगा? रैंसिडिटी हो गई, फूड आइटम रैंसिड हो गया, तो क्या हो गया? टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड बिकम्स बैड। जो फूड रैंसिड हुआ है उसका टेस्ट बैड हो जाएगा, आपको उसका स्वाद खाने में अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्मेल बैड हो जाएगा। उसमें से जो कुछ देर पहले आपको बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी, और वो खुशबू आपको अपनी तरफ खींच रही थी, आपके मुंह में पानी ला रही थी कि कब ये हम खाएं, वही अब उसमें से जो स्मेल आएगी, आप नाक दबा कर भागेंगे, छी मानुस कर तो उसको फेंकेंगे, नहीं खाएंगे आप उसको। उससे अब सुगंध की जगह दुर्गंध आने लगेगी, फाउल स्मेल आने लगेगी। टेस्ट भी बैड, स्मेल भी बैड, दोनों बैड हो जाएगा। एंड समटाइम्स फूड बिकम्स पॉइजनस, और कई बार वो जो फूड है पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि वो अब हमारे हेल्थ को भी वो फूड डैमेज कर देता है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं उस रैंसिडिटी के। ऐसी बात है, रैंसिडिटी अब डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया हमारे लिए। एक तो हमारे फूड आइटम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरे गलती से हमने उसको अगर खा भी लिया जाने अनजाने में, तो हमारे हेल्थ को भी डैमेज कर दिया। यानी कि एक बार फिर भी हमको बहुत हेवी अमाउंट में टाइम, मनी और एनर्जी का वेस्टेज हो गया। उस वेस्टेज को, टाइम, मनी, एनर्जी एंड हेल्थ वेस्टेज को बचाने के लिए रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोक सकते हैं? एक बार फिर से वही तरीका है जो कोरोजन को प्रिवेंट करने का तरीका था, वही तरीका यहां भी है। यानी कि जो चीज उसको रैंसिड कर रही है, उस चीज को अपने ऑयली और फैटी फूड के टच में, कांटेक्ट में नहीं आने देना होगा, तभी हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। और ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड आइटम्स। जो फूड आइटम्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर दिया जाए। जैसे उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? हमारे फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता, और जब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, हमारा फूड का ना टेस्ट बैड होता है, ना उसका स्मेल बैड होता है, और ना वो पॉइजनस होता है। और जब ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हमारे टाइम, एनर्जी, मनी और हेल्थ को वो डैमेज नहीं करता है, सब कुछ हमारा बच जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कई बार कुरकुरे और चिप्स खरीदे होंगे, और कुरकुरे और चिप्स खरीदने के बाद आपने डब्बा ऐसे किया होगा,
और आपस में सभी साथी आप लोग मिल करके मजाक उड़ाए होंगे, दुकानदार तो ठग दिया, गाली भी देते होंगे कि हवा भर के दे दिया, थोड़ा सा चिप्स है, थोड़ा सा कुरकुरा, बाकी सारा हवा ही भर के दे दिया, बड़ा ठग्गू मन है। दरअसल वो जो कुरकुरे या चिप्स का पैकेट है उसके अंदर हवा नहीं है। उस कुरकुरा और चिप्स दोनों ही ऑयली फूड आइटम है, तेल में तल भून करके उसको बनाया गया है, तो ऑयली फूड आइटम है, फैटी फूड आइटम है। और उसको जब उस प्लास्टिक के रैपर में पैक किया गया, पैक करने के बाद उस रैपर के अंदर से जितना भी एयर था सभी एयर को निकाल बाहर किया जाता है, और एयर को निकाल बाहर करने के बाद और फिर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस ही उस पैकेट को फुला फुला करके रखा है, और फूड कम होता है, नाइट्रोजन गैस ही उसमें ज्यादा होता है। यही वाला नाइट्रोजन गैस उस ऑयली और फैटी फूड आइटम को एटमॉस्फेरिक एयर के टच में आने से रोकता है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने से रोकता है, और ना ही उस फूड आइटम का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कोई कांटेक्ट टच होता है, और ना ही उस ऑयली या फैटी फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसका रेंसिडिटी नहीं होता। तो हमारा फूड आइटम सेफ रहता है, उसका टेस्ट भी, उसका स्मेल भी, और हेल्थ को भी वो डैमेज नहीं करता है। एक तरीका तो ये हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देना। एग्जांपल के लिए आपको मैंने नाइट्रोजन गैस भरना बताया। दूसरा जो उपाय है वो है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड आइटम को ऐसे कंटेनर्स में रखा जाए जो एयर टाइट, यानी कि बाहर की हवा बिल्कुल भी अंदर ना जाए, और अंदर जो हवा का है या गैस का जो भी भरी हुई है वो बाहर ना निकले, अंदर की गैस बाहर ना निकले, और बाहर की हवा जो है वो अंदर ना जाए, क्योंकि बाहर की हवा में ऑक्सीजन है, वो जाएगी तो उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्शन के बाद फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि फूड रैंसिड होगा। इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखने से हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कोरोजन और रैंसिडिटी को कवर किया, और ये हमारे चैप्टर 1 का दोनों ही लास्ट टॉपिक थे, यानी कि यहाँ पर चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस चैप्टर 1 को बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत तक थोरोली वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा आप पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर लर्न करें। हर लाइन से जितने भी तरह के और जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, जो भी बनता है आप क्वेश्चंस अपने नोटबुक में फॉर्म करें, फिर उनके आंसर्स आप फॉर्म करें। चैप्टर में जितने भी बुल बॉक्स क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के भी आंसर्स आप प्रिपेयर करें। जहां कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो मैं हूं, बस जरूरत है आपको मुझसे कांटेक्ट करने के। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। हाँ, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। कभी आप कांटेक्ट करें, राइट टाइम पे मेरे और आपके बीच में कांटेक्ट नहीं हो पाए, इस ऑनलाइन क्लास की वजह से। जब मैं टीचिंग वीडियोस बनाता हूं, मोबाइल को मैं फ्लाइट मोड में रखता हूं, अभी मैं हाईटेक नहीं हूं, मोबाइल कैमरा से सारा काम करता हूं, डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए उसको मैं फ्लाइट मोड में रखता हूं। उस दौरान हो सकता है आप मुझे कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करें, एसएमएस करें, मैसेज करें, इनमें से किसी से भी मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाऊँ। आप जस्ट अपना डाउट मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए छोड़ दें। जब भी हम फ्लाइट मोड से बाहर आएंगे, चेक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, चाहे जैसे भी होगा। ये ऑलवेज दिमाग में रखिएगा कि आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम हियर टू